हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुविकल्पीय का प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड में आप भी पेपर देने वाले हैं शिक्षा शास्त्र का, तो 100% पक्का ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा जो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये हर एक चैप्टर के एक एक दो क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन की स्थापना हुई ये कब हुई थी? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, आपके साथ में 4 ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। इनमें से कोई एक सेकंड है। आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ईमानदारी से। यदि आपको पता है तो गूगल पर मत सर्च कीजिएगा, ठीक है? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1986 और 88 में क्या हुआ था? 5 मई 1988 को भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, ठीक है? तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण है। जो शैक्षिक स्तर है इसका निम्न होने का बेसिकली जो कारण है क्या बताया जा रहा है, ये आप लोग देखिए। ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को थोड़ा गौर देंगे, यानी थोड़ा ध्यान देंगे, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। यानी ये तीनों चीज़ें निम्न में होने वाले कारण हैं, शैक्षिक स्तर में होने वाले कारण माने जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया होगा। जो हमारे मॉडल पेपर वाले वीडियोस देखते होंगे स्टूडेंट, उनको इस क्वेश्चन का आंसर बाखूबी पता होगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा गार्गी हो जाएंगे। देखिए, गार्गी जो है भैया, 7 गार्गी जो है किसकी पुत्री है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ऋषि किसकी है? ऋषि यहाँ पर देख लीजिए, इनका नाम है ऋषि वाचकन्वी। वाच इनका नाम है वाचकन्वी, ठीक है? इनकी पुत्री कौन है? गार्गी जी हैं, जो कि वैदिक काल की एक प्रमुख विदुषी महिला थी और काफ़ी ये वैदिक काल के बारे में जानती थी, विद्वान थी, ठीक है? तो तीसरे नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर, भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ? तो प्रौढ़ शिक्षा का जो आरंभ हुआ ये आप लोगों को बताना है। स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आपको दिए जाएंगे। देखिए, शिक्षा शास्त्र में आपके 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1910 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है? आप लोग कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ, चाहे वो आपका शिक्षा शास्त्र का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, उसको आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू बना दीजिए, लिख लीजिए जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा। नहीं तो आप एवरीडे रिवीजन कीजिए। हमारा टाइम टेबल वाला वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रांत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी विद्यार्थी जो होंगे जानते होंगे, ठीक है? काफ़ी विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, लेकिन इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सबसे ईजी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो सबसे ईजी यही होगा। इनमें से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 2011 में जनगणना हुई थी तो लगभग 121 करोड़ जनसंख्या था, उसमें से 22 करोड़ तो जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य का था, ठीक है? तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या वाला राज्य 5 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? यानी प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, बाकी के ये तीनों नियम माने जाएंगे। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये अधिगम में शामिल है, लेकिन नहीं की बात हो रही तो आपका अनुप्रयोग का नियम हो जाएगा। यानी 6 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नहीं है, ठीक है? अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन जन्मजात प्रेरक
नहीं है। भैया ये क्या है, जन्मजात का प्रेरक नहीं है, यानी जन्म से ये नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से ही माना जाएगा, थोड़ा माइंड का ही खेल है, थोड़ा माइंड आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर, जिनको उत्तर नहीं पता होगा थोड़ा दिमाग लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। देखिए जुआ खेलना, इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया ये जन्म से नहीं प्रारंभ होता है। बाकी भूख लगना हमें जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, प्यास लगना और नींद आना, क्योंकि हम सोते भी हैं, आपको पता होगा। लेकिन जुआ खेलना जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब इसकी लत लग जाती है, किसी बुरी संगत के साथ हम खेलने लगते हैं, तो यही जुआ खेलना होता है। ठीक है, तो 7 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापक बालकों का अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित कर सकता है। जो अध्यापक है ये बालकों का अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित कर सकता है, ये क्या है? वातावरण को शांत रखकर, विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर, विषय को रोचक बनाकर, या इन सभी उपायों से। तो भैया इस पर आप टिक लगाइएगा, इन सभी उपायों का। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अध्यापक बालकों को अध्ययन के प्रति ध्यान केंद्रित कर सकता है, यानी जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, मान लीजिए मैं आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किन चीज़ों से आपको प्रेरित कर सकता हूँ, किन चीज़ों से मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट पर। यह है वातावरण को शांत रखकर, यानी शांत है वातावरण। विषय के प्रति जिज्ञासा, मैं आपको क्या है एक प्रकार से एग्जाम्पल भी देता रहता हूँ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। विषय को रोचक बनाकर, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिखा है, तो राइटिंग भी काफ़ी इंप्रूव होती है, राइटिंग इंप्रूव होती है। और क्या होता है जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्यारा सा लिखा हुआ है, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विषय को हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं जो ध्यान केंद्रित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का डी सही विकल्प हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दंड और पुरस्कार क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। तो इनमें से डी हो जाएगा, सामाजिक प्रेरक हो जाएगा, दंड और पुरस्कार। ठीक है, दंड सामाजिक भी हो सकता है, पुरस्कार सामाजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ए माइंड दैट, यहाँ पर देखिए ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध किन से है? तो इन 4 विकल्प में से आपको बताना है कि इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रथम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये। ठीक है, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, जो कि आप लोगों को जब आएगा क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में पेपर में पूछा जाएगा तब आपको आंसर बताना रहेगा। ठीक है, तो इनमें से 2005 पर टिक लगाइएगा, जो प्रथम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत 1905 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर होता है वो निश्चित होता है, एक निश्चित होता है, ना कि भैया अनिश्चित, न व्यापक, न सुविधाजनक। निश्चित होता है कि भैया ये करेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कार्य है तो वो निश्चित करना ही करना है, तो वही निश्चित हो जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर है कि व्यक्तित्व गुणों का सामान्वित, व्यक्तित्व जो गुणों का सामान्वित रूप है, ये कथन किसका है? यानी बेसिकली कोई शिक्षा शास्त्री जो कि एक कथन ये दिया हुआ है कि व्यक्तित्व गुणों का सामान्वित रूप है। तो इन चारों में के जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्किनर हो जाएंगे, स्किनर जी ने ये कथन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, यहाँ पर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। निर्देशन का क्या प्रमुख उद्देश्य है? कि छात्र का शारीरिक विकास, छात्र का मानसिक विकास, छात्र का सर्वांगीण विकास, या छात्र का संवेगात्मक विकास। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, छात्र का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, जो कि निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो 14 नंबर भी क्वेश्चन हो गया है। और जिन भी स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में दे रहे हैं, तो आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से हमारी वीडियोज को देखते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को तैयारी करते हैं, और टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए, पूरी साल की तैयारी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था?
ठीक है। तो ये उपनयन संस्कार से होता था। अब देखिए वैदिक काल में दो प्रकार से क्या है, एक प्रकार से शिक्षा का जब आरंभ होता था उपनयन संस्कार होता था, जो कि 8 वर्ष के बालक में, यानी जब 8 वर्ष का बालक हो जाता था, जब प्रवेश लेता था वैदिक काल में यानी पढ़ाई करने के लिए, तो उपनयन संस्कार उसका कराया जाता था, तब वो गुरुकुल में प्रवेश करता था। अब मान लीजिए एक और होता है समावर्तन संस्कार। कौन होता है? समावर्तन संस्कार, जो कि वैदिक काल में होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि समावर्तन संस्कार किस वर्ष में होता है और क्यों होता है, यानी मतलब बालक कितने वर्ष का हो जाता है और ये क्या क्यों किस लिए होता है। तो देखिए समावर्तन संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता है, जब बालक अपना शिक्षा को कंप्लीट कर लेता है, यानी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कोई भी अपना मतलब गुरुकुल में सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता है, तो उसका समावर्तन संस्कार कराकर उसको यानी एक प्रकार से वो उत्तीर्ण हो गया है। जिस तरह से हम लोगों को मार्कशीट या रिजल्ट दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से गुरुकुल में भी समावर्तन संस्कार कराकर उसको उत्तीर्ण कर दिया जाता था। ठीक है। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ ये आपका उपनयन संस्कार, मान लीजिए शिक्षा समाप्ति का तो समावर्तन संस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, स्क्रीन पर दिया हुआ 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। यहाँ पर भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है, बात किया जाए तक्षशिला नहीं होता तो नालंदा हो जाता। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर तक्षशिला दिया हुआ है, जो कि क्या है तक्षशिला, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो नालंदा हो जाएगा, जो कि अभी पटना में है, पटना बिहार में है। तक्षशिला ये गलत हो गया है, जो कि ये क्वेश्चन बैंक में ना देकर ये गूगल पर दिया हुआ था। ठीक है। तो भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय मैंने सर्च किया तो गूगल पर तक्षशिला दिखा रहा था, लेकिन बुक में नालंदा दिखा रहा था। ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि भारत की बात हो रही है, यहाँ पर अलग देश की बात होती तो पाकिस्तान हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय है। लगभग 700 ईसा पूर्व में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था। लेकिन नालंदा जो विश्वविद्यालय ये प्रेजेंट टाइम में भारत में है और कहाँ पर है? पटना बिहार में है। ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बुक के हिसाब से है। आपके हिसाब से इन दोनों में करेक्ट आंसर क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी। तो भैया मध्यकालीन शिक्षा जो आपका 3rd चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है और इस्लाम धर्म से वो प्रभावित थी। ठीक है। इस्लाम धर्म में मध्यकालीन शिक्षा का सबसे ज़्यादा बोलबाला था। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो भारतीय जो स्कूलों हैं इनके लिए सहायता जो अनुदान प्रणाली है ये प्रारंभ जो हुई थी, कब हुई थी प्यारे विद्यार्थी? 1854 ईस्वी में, यानी 18 नंबर का सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं विकल्प में दिया हुआ है 4 प्रकार से, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। बड़ा नहीं है। देखिए, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी। जो नवोदय विद्यालय है ये खोलने की किस शिक्षा नीति में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। तो इनमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या है विद्यालय खोलने की घोषणा नीति की गई थी। ठीक है। तो 19 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लगभग इसमें क्या होता है 6 से लेकर 12 तक कक्षाएं के बालकों या बालिकाओं को पढ़ाया जाता है। ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय। शिक्षा से क्या है भैया? मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। ये बेसिकली कथन किसका है? यानी कोई शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने ही कथन दिया हुआ है। तो लाला लाजपत राय तो होंगे नहीं, स्वामी दयानंद भी नहीं होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं होंगे, बचते आपको कौन है? मदन मोहन मालवीय जी। तो 20 नंबर का डी ऑप्शन। और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे शिक्षा शास्त्र में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमती एनी बेसेंट को विशेष लगाव था। श्रीमती जो एनी बेसेंट जी हैं इनको विशेष लगाव था, किस चीज़ से था? किस संस्कृति से था? पेपर में पूछा जाएगा। 4 आपके सामने विकल्प हैं, इनमें से कोई एक विकल्प है जो को आपको आंसर पता है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो सी पर टिक लगा दीजिए। प्राचीन भारतीय संस्कृति से श्रीमती एनी बेसेंट का विशेष लगाव था। प्राचीन भारतीय यानी जो भी बीत चुका है,
ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन 22 नंबर है कि गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी, मातृभाषा या विदेशी भाषा। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, करेक्ट आंसर 22 नंबर का सी हो जाएगा, मातृभाषा हो जाएगा, जो कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम यही होना चाहिए। ठीक है, तो 22 नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शांति निकेतन का वर्तमान नाम क्या है। भैया शांति निकेतन का वर्तमान नाम आप लोगों को बताना है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें भैया कोलकाता विश्वविद्यालय भी नहीं होगा, शांति विद्यापीठ नहीं होगा, टैगोर विश्वविद्यालय नहीं होगा, बचता कौन है, विश्व भारती। तो 23 नंबर का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विश्व भारती है, शांति निकेतन वर्तमान में नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये शांति निकेतन लिखा गया है, जो कि शांति निकेतन इन्हीं का है। ठीक है, रचना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था, 1965 में, 1970, 1978 या 1975 में। तो भैया 24 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, 1970 में ये जोड़ा गया था स्कूली पाठ्यक्रम, यानी स्कूल में लाया गया था कि पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संपूर्ण पर्यावरण का गठन होता है किससे होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से, सामाजिक पर्यावरण, ये सभी, या सांस्कृतिक पर्यावरण। तो संपूर्ण पर्यावरण का जो गठन होता है भैया सामाजिक पर्यावरण से भी, सांस्कृतिक और प्राकृतिक, यानी इनमें से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, एक ही सेकंड लगेगा। मैं आर्ट्स की जो हमारी स्टूडेंट है, हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आग लगना या अग्निकांड किस प्रकार की आपदा है। तो भैया आग लगना या अग्निकांड जो है ये मानवकृत आपदा है। अब आग लगना ये प्राकृतिक आपदा तो हो नहीं जाएगा कि प्रकृति से भगवान ने भैया आग लगा दिया, या अग्निकांड ये मानव के द्वारा ही होता है। ठीक है, मानवकृत आपदा ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ज्वालामुखी या बादल फटना, तो ये प्राकृतिक माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मानवकृत आपदा आग लगना या अग्निकांड होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर यही लगाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा के प्रसार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आरंभ हुआ था। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था वो आरंभ हुआ था यहाँ पर देखिए 1987 से 88 में। ठीक है, यानी इन्हीं दोनों के बीच में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ हुआ था। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, महिला समाख्या योजना का प्रारंभ हुआ। तो जो महिला समाख्या योजना है इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, इन 4 विकल्प में बताइए। इनमें से सही विकल्प जो हो जाएगा आपका 1989 हो जाएगा। महिला समाख्या योजना का प्रारंभ इसी सन में हुआ था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटे परिवार के आकार का मानक निम्न में से किस शिक्षा से संबंधित है। छोटे परिवार के आकार के मानक की बात हो रही है, ये किस शिक्षा से संबंधित है, जनसंख्या शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा। तो भैया 29 नंबर का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, वो आपका ए हो जाएगा। जनसंख्या शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा ही छोटे परिवार के आकार का मानक शिक्षा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था। यहाँ पर क्वेश्चंस को आप देखिए कि क्या है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो वो बिल्ली था। ठीक है, बिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 30 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपको आंसर बताना रहेगा। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा है। हमने आगे अभी वीडियो में बताया था कि जुआ खेलना जो है भैया जन्म से नहीं होता, बाकी सारे जन्मजात प्रेरक है। तो इनमें से भूख को आप
हटा दीजिए, क्योंकि भूख जो है जन्मजात प्रेरक है। भूख हमें प्रारंभ से, जब हमारा जन्म होता है तभी हम भूख लगना प्रारंभ हो जाता है। बाकी आदत जब हम बड़ा होते हैं तब लगता है, मनोरंजन भी बड़े होते हैं तब करते हैं। महत्वाकांक्षा यानी जब हमारा कोई चीज़ होता है या किसी चीज़ पर हमें महत्वाकांक्षा होता है तो हम जब बड़े होते हैं तभी सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जन्मजात प्रेरक भी बात हो जाए तो भूख और प्यास ये आपका जन्मजात प्रेरक माना जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रुचि है, क्या है भैया रुचि? रुचि क्या है? रुचि आपका प्रेरक शक्ति है, अर्जित शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है। तो 32 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरक शक्ति मानी जाएगी। ठीक है, प्रेरक शक्ति है रुचि। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, बालक को चांटा मारना निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड है? भैया बालक को चांटा मारना ये किस प्रकार का दंड माना जाएगा? ये आपका दंड माना जाएगा सामाजिक दंड। ठीक है, तो 33 नंबर का आपका सामाजिक दंड हो जाएगा। देखिए चांटा मारना कहाँ पर मारा गया? बालक को चांटा मारा गया तो ये शारीरिक दंड हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थी ने सामाजिक दंड को लगाया था, मैंने वीडियो में बताया था एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो उसमें सामाजिक दंड हमने बताया था पुरस्कार और किस चीज़ पर था? पुरस्कार और दंड पर। तो सामाजिक दंड पर उस पर लगाया था, लेकिन यहाँ पर शारीरिक हो जाएगा क्योंकि बालक को चांटा मारा गया है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। अस्वस्थता का कारण भैया नहीं है, क्या नहीं है? चिंता, निद्रा, भावनाशा, तनाव। तो भैया 34 का भी हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा, जी क्यों मानसिक निद्रा हमें भैया रात को लगती है निद्रा। ठीक है, ये मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है ये 90 से 110 होती है, दुर्लभ बुद्धि की 80 से 90, और जो एक प्रकार से थोड़ा तेज होते हैं 110 से 120, और एक होता है 140 से यानी 120 से 140 तक, वो कि सबसे ज़्यादा यानी एक प्रकार से तेज बुद्धि वाले होते हैं, सबसे तेज वाले। तो सामान्य बुद्धि का तो आंसर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने शिक्षा शास्त्र के कितने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपके पेपर में ये पूछे जाएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर पक्का है। अब आप लोग कहेंगे कि सर 5 नंबर से क्या होता है? देखिए 5 नंबर का आपका जो क्वेश्चंस होता है वो शुरुआत में ही पूछ लिया जाता है। तो एग्जामिनर ये टेस्ट करता है कि आपने कॉपी को कितना अच्छे से लिखा है, क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं दिया है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।